उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बसा था एक छोटा सा गांव, भूतिया गांव। नाम से ही डर लगने वाला यह गांव एक समय में हरा भरा और जीवंत हुआ करता था। लेकिन बीते कुछ वर्षों में वहां कुछ ऐसा घटा जिसने गांव को वीरान कर दिया। शहर में रहने वाला आदित्य एक स्वतंत्र पत्रकार था। उसे रहस्यमय और असाधारण घटनाओं की कहानियों में गहरी रुचि थी। एक दिन उसे एक पुरानी फाइल हाथ लगी, भूतिया गांव की डायरी। उसमें गांव की रहस्यमयी घटनाओं और अचानक गायब होते लोगों का जिक्र था। कहीं ये सब सच्ची घटनाएं तो नहीं, आदित्य ने सोचा। जिज्ञासा उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। आखिरकार कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर वह निकल पड़ा भूतिया गांव की ओर। अंधेरा स्वागत। गांव में कदम रखते ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। कोई बच्चों की किलकारियां नहीं, ना ही खेतों में काम करते लोग। सब कुछ ठहरा हुआ सा लगा। आदित्य एक बुजुर्ग महिला से मिला, दादी सुमित्रा। वे गांव की इकलौती बुजुर्ग थी जो कुछ बताने को तैयार थी। बेटा, इस गांव में मत रहना, रात होने से पहले लौट जाना, वरना वो ले जाएगी। कौन दादी? आदित्य ने पूछा। वो वापसी वाली छाया, हर साल पूर्णिमा की रात लौटती है किसी को साथ ले जाने। आदित्य को लगा यह सिर्फ अंधविश्वास है, पर उसका मन कह रहा था कि कुछ न कुछ जरूर है। पुरानी हवेली। गांव के बीचों बीच खंडहर में बदल चुकी एक हवेली थी, ठाकुर हवेली। कहा जाता है कि इसी हवेली से सब शुरू हुआ था। रात को आदित्य चुपचाप कैमरा लेकर हवेली में घुसा। दीवारों पर पुराने खून के निशान, टूटी हुई मूर्तियां और एक पुराना आईना था, धूल से भरा। लेकिन जैसे ही उसने उसे साफ किया, एक झलक दिखी। आईने में कोई खड़ा था, एक औरत, लाल साड़ी में, माथे पर बड़ा सा सिंदूर, लेकिन आंखें खून से भरी हुई। आदित्य ने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। डरते डरते उसने आईने के पीछे देखा। एक गुप्त तहखाना मिला। तहखाने का सच। तहखाने में एक पुरानी डायरी मिली, ठाकुर की बेटी रंजना की। उसमें लिखा था, मेरी शादी जबरदस्ती ठाकुर ने अपने मित्र से कर दी। वो आदमी शैतान था, मुझे हर रात मारता, बांधता और मेरी चीखें हवेली के पत्थरों में गूंजती रही। एक दिन मैंने खुद को आग लगा ली, पर मैं मरी नहीं। हर पूर्णिमा को मैं लौटती हूं, अपनी पहचान लेने, अपना इंसाफ लेने। जो मेरी कहानी जानेगा वो मुझसे बच नहीं पाएगा। आदित्य के हाथ कांपने लगे। वह जल्दी से तहखाने से निकलकर भागा, लेकिन बाहर निकलते ही दरवाजे बंद हो गए। वापसी। घड़ी की सुइयां ठीक 12 बजा रही थी। बाहर पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। हवेली में सन्नाटा था, लेकिन अचानक चारों ओर से रंजना की हंसी गूंजने लगी। अब तुम भी वही जानोगे जो मैंने जाना। आदित्य ने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। तभी एक हवा का झोंका आया और सामने रंजना खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आग, उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके मुंह से एक ही बात निकल रही थी, तू भी तो पुरुष है, तुम सब एक जैसे हो। नहीं,
मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, आदित्य चीखा। रंजना की आत्मा रुकी। उसकी आंखों से एक आंसू टपका और वह बोली, सच में? क्या कोई अब भी मेरी कहानी दुनिया को बताएगा? आदित्य ने वादा किया, मैं तुम्हारी कहानी दुनिया तक पहुंचाऊंगा, तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। एक तेज रोशनी हुई और रंजना की आत्मा हवा में विलीन हो गई। नई सुबह। अगले दिन गांव में हलचल थी। गांव वाले हैरान थे कि हवेली से कोई जिंदा निकला है। आदित्य ने गांव वालों को रंजना की कहानी सुनाई और स्थानीय पुलिस को बुलाकर हवेली को जांच के लिए सील करवा दिया। कुछ हफ्तों बाद आदित्य का डॉक्यूमेंट्री वापसी रंजना की पुकार वायरल हो गया। सरकार ने गांव को फिर से बसाने का निर्णय लिया और हवेली को स्मारक घोषित किया गया। अंतिम मोड़, इंसाफ या पुनरावृत्ति। 1 साल बाद पूर्णिमा की रात एक नया पत्रकार उस हवेली में रिसर्च के लिए आया। कैमरा ऑन करते ही आईने में फिर से वही लाल साड़ी, वही परछाई दिखी। रंजना अब भी लौटती है, क्योंकि हर इंसाफ अधूरा होता है जब तक हर दर्द समझा न जाए।